नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। राष्ट्रीय विकास से संबंधित अहम मुद्दों पर होगा मंथन। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के गहन विशेष पुनरीक्षण का काम पूरा। 2.89 करोड़ मतदाता के कटेंगे नाम। 31 दिसंबर को आएगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। बंगाल में एसआईआर पर सुनवाई जारी। राजस्थान के चौमू में बवाल के बाद सामान्य हुए हालात। पुलिस की ड्रोन की मदद से निगरानी। 125 उपद्रवियों को लिया हिरासत में। मोबाइल इंटरनेट फिलहाल बंद। बांग्लादेश में मशहूर सिंगर जेम्स के कॉन्सर्ट पर भीड़ का हमला। भीड़ ने फेंके पत्थर। 25 लोग हुए घायल। कॉन्सर्ट को करना पड़ा कैंसिल। ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच रविवार की बैठक से पहले रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। कीव और अन्य इलाकों में ड्रोन और मिसाइल से घंटों हुए हमले। सभी समाचार विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल दिल्ली में आयोजित होने वाले मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ये सम्मेलन राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर आधारित और सतत संवाद के माध्यम से केंद्र राज्य साझेदारी को मजबूत बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 26 से 28 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन में एक साझा विकास एजेंडे को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से गहन विचार विमर्श किया जा रहा है। ये सम्मेलन भारत की जनसंख्या को केवल जनसांख्यिकी लाभांश के रूप में देखने के बजाय नागरिकों को मानव पूंजी के रूप में स्थापित करने के लिए सहयोगात्मक कार्रवाई का आधार तैयार करेगा। इसके लिए शिक्षा प्रणालियों को मजबूत करने, कौशल विकास पहलों को आगे बढ़ाने और देश भर में भविष्य के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए ठोस रणनीतियां विकसित की जाएंगी। प्रधानमंत्री के सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण पर आधारित ये सम्मेलन एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करता है जहां केंद्र और राज्य भारत की मानव पूंजी क्षमता को अधिकतम करने और समावेशी भविष्य के लिए तैयार विकास को गति देने के लिए एक एकीकृत प्रारूप तैयार करने के लिए सहयोग करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 30 दिसंबर तक गोवा, कर्नाटक और झारखंड के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गोवा के लिए रवाना होंगी और 28 दिसंबर को वो कर्नाटक के कारवार हार्बर से पनडुब्बी के जरिए समुद्री यात्रा करेंगी। इसके बाद 29 दिसंबर को राष्ट्रपति झारखंड के जमशेदपुर में ओलची की लिपि के शताब्दी समारोह में शामिल होंगी और एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगी। वहीं 30 दिसंबर को राष्ट्रपति झारखंड के गुमला में आयोजित अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम कार्तिक यात्रा को संबोधित करेंगी। अगली खबर एसआईआर से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। कल रात 12 बजे तक की अगर बात करें तो एसआईआर फॉर्म जमा करने की समय सीमा खत्म हो गई। तय समय तक फॉर्म जमा न करने वाले 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम अब वोटर लिस्ट से हटाए जाने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा आपको बताएं कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार इसमें स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट और अनुपस्थित मतदाता बड़ी संख्या में शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार अभी मतदाता सूची में 15.44 करोड़ नाम हैं और इसमें से अब 2.89 करोड़ नाम काटे जाएंगे। वहीं 1.11 करोड़ वोटर्स को नोटिस भेजा जाएगा। जिन 2.89 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे, उनमें 1.26 करोड़ स्थानांतरित, 46 लाख मृत, 23.70 लाख डुप्लीकेट, 83.73 लाख अनुपस्थित और 9.57 लाख अन्य श्रेणी में मतदाता हैं। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया है कि 31 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। ड्राफ्ट मतदाता सूची पर 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक दावे और आपत्तियां लिए जाएंगे।
वहीं 31 दिसंबर से लेकर 21 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण में गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद 28 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। बीते 11 दिसंबर को एसआईआर की तारीख दूसरी बार 2 हफ्ते बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दी गई थी। और इसके अलावा अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में आज मतदाता सूची के गहन विशेष पुनरीक्षण की सुनवाई का चरण शुरू हुआ। राज्य के 294 विधानसभा क्षेत्रों के 3,234 टेबल पर आज सुबह 10 बजे से सुनवाई शुरू हुई। हर विधानसभा क्षेत्र में 11 टेबल पर सुनवाई की व्यवस्था की गई है। कोलकाता में सबसे अधिक सुनवाई केंद्र मुख्यमंत्री के चुनावी क्षेत्र भवानीपुर में है, जहां 9 केंद्रों पर सुनवाई होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सूत्रों के अनुसार पहले चरण में अनमैप्ड मतदाताओं की सुनवाई होगी। ये वो मतदाता हैं जिनका नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है और वो अपने माता पिता या फिर दादा दादी का नाम भी 2002 की सूची में होने का कोई भी प्रमाण नहीं दे पाए। सीईओ कार्यालय ने आगे बताया कि पूरे राज्य में ऐसे मतदाताओं की संख्या 31,68,424 है। 4,600 माइक्रो ऑब्जर्वर्स की देखरेख में होने वाली इस सुनवाई में ईआरओ, एईआरओ, बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर मौजूद रहेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में सीसीटीवी कैमरा या फिर वेबकास्टिंग की व्यवस्था नहीं होगी। संबंधित मतदाता ईआरओ, एईआरओ और माइक्रो ऑब्जर्वर एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेंगे। रजिस्टर के दस्तावेजों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपलोड किया जाएगा। इसके बाद एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ हस्ताक्षरों का मिलान किया जाएगा। सीईओ कार्यालय के सूत्रों के अनुसार प्रशिक्षण शिविर में शामिल न होने के कारण 778 माइक्रो ऑब्जर्वर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 48 घंटे के भीतर अनुपस्थिति का कारण बताने को भी कहा गया है। और आपको बता दें कि अब राजस्थान के चौमू में हालात सामान्य हो गए हैं। जी हां, चौमू में धार्मिक स्थल के पास अतिक्रमण हटाने और रेलिंग विवाद को लेकर हुए बवाल के बाद अब हालात पूरी तरह से शांतिपूर्ण हैं। जी हां, इस वक्त की अगर आपको अपडेट दें तो चौमू में जो बवाल हुआ था उसके बाद अब हालात सामान्य है। धार्मिक स्थल के पास अतिक्रमण हटाने को लेकर यह पूरा बवाल हुआ था, लेकिन अब शांतिपूर्ण स्थिति है। पुलिस ने ड्रोन से छतों पर रखे हुए ईंट पत्थर भी चिन्हित किए हैं, ये भी आपको इसके साथ बता दें। और 125 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। इस पूरे मामले की जांच यानी कि अभी भी जारी है। इलाके में मोबाइल इंटरनेट को फिलहाल के लिए बंद रखा गया है। प्रशासन ने भी शांति बनाए रखने की अपील लगातार की है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। पुलिस और आरएसी की टीमें इलाके में तैनात की गई हैं ताकि किसी तरह की शांति भंग ना हो। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने पूरे इलाके का इस दौरान दौरा भी किया है और इसके साथ साथ पत्थरबाजों के घरों में दबिश, सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। तो चौमू में बवाल के बाद कुल मिलाकर अब स्थिति सामान्य है, लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट पर है। धार्मिक स्थल के पास अतिक्रमण हटाने को लेकर यह पूरा बवाल हुआ था। फिलहाल की स्थिति की अगर बात करें तो अब शांति स्थापित हो चुकी है, लेकिन फिर भी पुलिस और प्रशासन सतर्क नजर आ रहे हैं। ज्यादा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अतीक अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीक, अगर इस वक्त की अगर हम बात करें तो शांतिपूर्ण व्यवस्था स्थापित हो चुकी है, लेकिन इंटरनेट अभी भी बहाल नहीं किया गया है ताकि किसी भी तरह की अफवाहों पर लोग ध्यान ना दें और एक बार फिर इस तरह की स्थिति ना बने। बिल्कुल, इस वक्त की अगर हालात की बात बताऊं तो बिल्कुल सामान्य स्थिति है इस वक्त में। और कल रात में काफी जो कुछ कार्रवाई की गई, धरपकड़ की प्रक्रिया थोड़ी और तेज की, क्योंकि कल दिन में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था। उसके साथ में ही सीसीटीवी के आधार पर लोगों को चिन्हित किया गया और उनको गिरफ्तार भी किया गया है और उनको जेल भी भेजा जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त भी जो यहाँ पर इंटरनेट सेवाएं हैं वो अभी भी बाधित है, उनको रोक रखा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, जब भी कोई घटना होती है तो उसके बाद में कई बार जो है अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है, अफवाहें फैलने लगती हैं और कई सारी फुटेज जारी होने लगती हैं। तो इसलिए पुलिस ने, यहाँ के प्रशासन ने किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरतते हुए सबसे पहले तो इंटरनेट पर पूरी तरीके से अंकुश लगा रखा है, क्योंकि जो सबसे बड़ा माध्यम है अफवाहों को फैलने को वो होता है इंटरनेट। अब अगर वहां की व्यवस्था की बात की जाए तो जिस तरीके से जो धार्मिक स्थल था उसके बाहर जो पत्थर पड़े हुए थे उसको हटाने को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ वो काफी चीजें सबके सामने रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि जो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से वहां मुस्तैद रहा
और वहां पर जो पत्थर हटाने के बाद में जो मामला सबसे बड़े प्रकाश में आया, वो ये था कि जब पत्थर हटाए गए तो उसके जस्ट बाद में वहां पर रेलिंग लगाने की जो है प्रक्रिया शुरू कर दी गई। विवाद दरअसल यहाँ से शुरू हो गया कि अगर आप वहां पे जो पत्थर हटाए जाने के बाद जो रेलिंग लगाई जा रही थी, जो निर्माण किया जा रहा था, तो रात के अंधेरे में किया जा रहा था। इस बात को हम्म। लेकर के जब पुलिस ने उन लोगों को मना किया, तो भीड़ में कुछ उपद्रवी भी थे, या यूं कह सकते हैं कि बहुत सारे जो है अराजक तत्व भी थे, जिन्होंने सीधा पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, जिसके बाद जो है स्थिति बिगड़ने लगी। बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा होने लगे और काफी ज्यादा चीजें दिक्कत में होने लगी। लेकिन पुलिस ने तत्काल प्रभाव से और फोर्स बुला करके सारी स्थिति को नियंत्रण में लिया। अब चूंकि ड्रोन के जरिए से वहां पर स्थिति का जायजा लिया जा रहा है, जो मकान बने हुए थे आसपास में, जो घर बने हुए थे, उनकी छतों को खंगाला जा रहा है, और वहां पर जो भी ईंट पत्थर हैं उनको भी चिन्हित किया गया है और उन सभी को वहां से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अब चूंकि बहुत सारे वहां पर चश्मदीद गवाह भी थे, उनसे पूछताछ की जा रही है कि दरअसल पूरा वाकया क्या था, कब ये स्थिति बदली, कैसी चीजें ये सामने आई, इन सभी को लेकर के पहलुओं पर जांच की जा रही है। स्पेशल ऑपरेशन जो राहुल प्रकाश हैं और कमिश्नर हैं इस चीज को लेकर के, वो जी। स्वयं पूरे मौके का मुआयना कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और जो भी इलाका है उस पर जो है तस्दीक कर रहे हैं कि कहीं पर किसी भी तरीके से कोई ऐसा वाकया सामने ना पेश आए जिससे जो शांति है, व्यवस्था है, वो भंग हो। जी। जी, बहुत शुक्रिया अतिक तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि खुद पुलिस कमिश्नर ने भी यहाँ पर दौरा किया है और संदेश साफ है कि किसी तरह की अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, और अगर आप शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। बुलेटिन में खबरें और भी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक लें, जल्द हाजिर होंगे। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर है। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने साउथ ईस्ट जिले में पिछले 24 घंटों में ऑपरेशन आघात 3.0 चलाया। इस दौरान 285 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और 504 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस दौरान पुलिस ने अपराधियों से भारी मात्रा में अवैध सामग्री जब्त की है और इसमें 21 देसी कट्टे, कई जिंदा कारतूस, 27 चाकू, हजारों लीटर अवैध शराब, भारी मात्रा में गांजा शामिल है। इसके अलावा 310 लूटे हुए मोबाइल और 231 दो पहिया वाहन भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 1300 से अधिक लोगों से पूछताछ की ताकि अपराध के पीछे के नेटवर्क और किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों का पता लगाया जा सके। और आपको बताएं कि उत्तराखंड में भी एक ऑपरेशन चल रहा है। जी हां, उत्तराखंड में चल रहा है ऑपरेशन कालनेमी और इसके तहत 3 जिलों में बड़ी कार्रवाई की गई है। इस अभियान में अब तक 511 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 19 बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल हैं जो राज्य में अवैध रूप से रह रहे थे, जिनमें से 10 लोगों को बांग्लादेश वापस भेज दिया गया है और 9 लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बता दें कि ये कार्रवाई हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर जिलों में की गई है। इस अभियान के दौरान अब तक 4800 से ज्यादा लोगों का वेरिफिकेशन किया गया। ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत जुलाई 2025 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य
धर्म और आस्था की आड़ में पाखंड, धोखाधड़ी और अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान करना और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ किया है कि अभियान किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य देवभूमि में कानून व्यवस्था बनाए रखना और उत्तराखंड की गरिमा की रक्षा करना है। रुक करते अगली खबर का। रूस ने कीव पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। जी हां, लेकिन इस खबर से जुड़ी हुई बड़ी खबर और बड़ी अपडेट क्या कुछ आ रही है वो आपको बता दें। आपको बताएं कि हमलों के वक्त कीव में धमाकों की आवाज सुनाई दी है। तो रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, इस तरह की खबर आ रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर यह हमला हुआ है और बता दें आपको कि हमले के दौरान धमाकों की आवाज सुनाई दी। इस दौरान यूक्रेन की एयर डिफेंस यूनिट्स हरकत में आई। मिसाइल और ड्रोन से यह हमला हुआ है। हमले के वक्त कीव में धमाकों की आवाज सुनी गई। यूक्रेन वायुसेना ने कहा है कि रूसी ड्रोन राजधानी और उत्तर पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों को निशाना बना रहे थे। तो घंटों बाद भी हवाई हमले का अलर्ट लागू किया गया है, लेकिन धमाकों की आवाज सुनी गई है। ट्रंप के साथ एक अहम बैठक होने वाली है और उस बैठक से पहले ये हमला हुआ है। बैठक में संघर्ष को खत्म करने पर रणनीति बनना है। तो आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको समाप्त करने को लेकर कूटनीतिक तौर पर प्रयास लगातार जारी हैं। लेकिन उसी बीच ये एक बड़ी खबर आ रही है, जहां रूस का यूक्रेन पर हमला, ये एक बड़ी खबर इस वक्त की, जिसमें धमाकों की आवाज सुनाई दी है और यूक्रेन की राजधानी है कीव, जहां पर हमला होने की खबर है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अहम बैठक होने वाली है और उससे पहले ये खबर आई, जहां पर धमाकों की आवाज सुनी गई है। हमले के वक्त कीव में धमाकों की आवाज सुनाई दी। घंटों बाद भी यहां पर रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, ये एक बड़ी खबर, जहां पर मिसाइल दागे जाने की बात कही गई। यूक्रेन की राजधानी कीव पर ये हमला हुआ है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें कि जहां यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले की खबर है। तो रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला और यूक्रेन की राजधानी कीव में हुए हमले के बाद लोगों की अगर बात करें तो वो मेट्रो स्टेशन में छिपे हुए नजर आए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला और हमले के बाद लोगों ने मेट्रो स्टेशन में शरण ली। मेट्रो स्टेशन में छिपे हुए लोग नजर आए। शहर में धमाकों की आवाजें सुनाई दी और उसके बाद लोगों ने जहां तहां शरण ली। शहर में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थी और रूस ने हमलों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ये भी आपको साथ में बताते चलें कि रूस की तरफ से फिलहाल कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। रूस का यूक्रेन पर यह बड़े हमले की खबर सामने आ रही है, जहां पर यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा था। यूक्रेन की राजधानी कीव पर यह हमला हुआ। लोगों ने मेट्रो स्टेशन में शरण ली। हमले के बाद लोग मेट्रो स्टेशन में छिपे हुए नजर आए। तो शहर में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थी और इस दौरान लोगों ने जहां तहां छिपने का प्रयास किया, शरण ली। मेट्रो स्टेशन में लोग छिपे और रूस ने इस हमलों को लेकर के अपनी तरफ से अभी किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं दी है, ये भी आपको साथ में बता दें। तो रूस का यूक्रेन पर एक बड़ा हमला, जिसमें यूक्रेनी सेना ने कहा कि मिसाइलें दागी जा रही थी। यूक्रेन की एयरफोर्स ने भी कहा है कि रूसी ड्रोन राजधानी और उत्तर पूर्वी और दक्षिण इलाकों को निशाना बना रहे थे। ये तमाम बातें यूक्रेन की तरफ से कही जा रही है। हमले के बाद लोग मेट्रो स्टेशन में छिपे। राजधानी में एयर रेड अलर्ट लागू होने के लगभग 4 घंटे बाद भी जारी रहा। हालांकि नुकसान या बिजली कटौती की किसी तरह की कोई तुरंत रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन शहर में धमाकों की आवाजें सुनाई दी है। रूस ने हमलों पर अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की है। साथ में आपको ये भी बताते चलें और ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर के कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं और उस बीच यूक्रेन पर हमले की खबर भी सामने आ रही है, किस तरह से इसका विश्लेषण कर पा रहे हैं आप? जी देखिए, हमको जो जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से यूक्रेन ने पूरे देश में एयर अलर्ट जारी किया है और पूरे उनके अपनी वायुसेना को उन्होंने अलर्ट किया है, वो आगे आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए। लेकिन निश्चित तौर पे अगर कहें कि कल जो है बहुत प्रतीक्षित बैठक होनी है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच,
तो निश्चित तौर पे उसके पहले रूस का ये जो हमला है, इसका बहुत बड़ा संकेत ये है कि रूस चाहता है कि वो जो कल बातचीत होनी है, उस बातचीत में ये रूस का फलरा मारी जाए। क्योंकि देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस बात के लिए काफी कह सकते हैं कि वो काफी इस बात से का संज्ञान ले चुके हैं कि यूक्रेन को कोई न कोई समझौता करना पड़ेगा और यूक्रेन के पास उतनी क्षमता नहीं है कि वो रूस से लंबी लड़ाई लड़ सके। कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है और उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि रूस के यूक्रेन के सारे सुरक्षा का इंतजाम यूएस नहीं कर सकता है, अमेरिका नहीं कर सकता है। अब इस बीच में उनको यूरोपीय यूनियन के देशों से कुछ समर्थन और सहयोग मिलने की उम्मीद रहती है यूक्रेन के राष्ट्रपति को। और कह सकते हैं कि वो यूरोपीय यूनियन के सभी देशों की राजधानियों में एक के बाद एक भ्रमण करते नजर आते हैं, बात करते नजर आते हैं। और कल जब डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे तो निश्चित तौर पे उन्होंने जो 20 पॉइंट फॉर्मूला बनाया है, जो कि कहते हैं कि उनका फॉर्मूला पहले जो 28 पॉइंट फॉर्मूला था उससे ज्यादा बेहतर है, उसमें कई चीजों को उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन वो कितना कारगर हुआ, क्योंकि जो रूस की तरफ से एक बयान आया है कि ये जो 20 पॉइंट उन्होंने दिया है वो 20 पॉइंट हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने के पहले कुछ चीजें उजागर की है। यह पूरी तरह से एक तरह की अनटैक्टिकल तरीका है कि आप बात करने के पहले ही उन शर्तों को, उन चीजों को आप उजागर कर दो। निश्चित तौर पर रूस ने कहा है कि ये सब बातें स्वीकार्य नहीं होंगी। तो अब जब रूस हमले कर रहा है तो यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा रेड हेरिंग है कि वो जाके डोनाल्ड ट्रंप के सामने किस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि उन्हें कई शर्तें ऐसी डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में इस बात में एकमत है कि कई शर्तें जो हैं, जैसे कि पॉपुलेशन का मामला, टेरिटरी का मामला, चाहते हैं कि डोनबास जो है वो रूस को दिया जाए। इसके लिए जेलेंस्की तैयार नहीं है। उन्होंने एक नई बात कही है कि वो रेफरेंडम कराएंगे अपने देश में कि डोनबास दिया जाए कि नहीं दिया जाए। तो यह एक नई शर्त उन्होंने लगाई है। इसके अलावा सुरक्षा गारंटी की मांग करते हैं। सुरक्षा गारंटी नेटो से मिले, अमेरिका से मिले, जिसके लिए रूस तैयार कभी नहीं होगा, वो जानते हैं, क्योंकि जिस नेटो की वजह से रूस ने हमला किया यूक्रेन में। चलिए, बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। हालांकि उम्मीद यही की जा रही है कि शांति का मार्ग अपनाया जाए और जल्द ही इस जो संघर्ष है, जो युद्ध है, इसको समाप्त किया जाए और दोनों ही देशों में एक शांति की बयार भी सामने आए। रुक करते अगली खबर का। गुजरात के अहमदाबाद में पीएम मोदी के जीवन दर्शन और उनकी संघर्ष यात्रा और राष्ट्र निर्माण की सोच को एक उत्सव के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। 28 दिसंबर से शुरू हो रहे 3 दिवसीय नमोत्सव में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। गुजरात के वरिष्ठ साहित्यकार और लेखक साईराम दवे द्वारा लिखित नमोत्सव में 150 से ज्यादा कलाकारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन दर्शन को सांस्कृतिक रंगों में पिरोकर प्रस्तुत किया जा रहा है। डीडी न्यूज के संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने साईराम दवे के साथ खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। नमोत्सव महज ये एक आयोजन नहीं है, बल्कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन दर्शन, संघर्ष और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम है और एक संदेश कि किस तरह से एक साधारण व्यक्ति ने असाधारण चिंता करके राष्ट्र में अपनी पहचान बनाई है। और इस पूरी पहचान और इस पूरे संदेश के जो प्रेरणा स्रोत हैं वो हैं गुजरात के साहित्यकार, लेखक, राष्ट्रवादी चिंतक। और जिस तरह से प्रधानमंत्री की नीतियों को संवाद के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे योद्धा हमारे साथ हैं साईराम दवे जी। साईराम जी, आपका दूरदर्शन पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आखिर ये विचार कहाँ से आया नमोत्सव के जरिए प्रधानमंत्री के संदेश को लोग तक जन जन तक पहुंचाने का, और इस संदेश में किस तरह से आपने जो माध्यम दिया है ये काफी प्रेरित करता है लोगों को। जी, एक वडनगर से निकला हुआ साधारण सा बच्चा किस तरह से रॉयल हाउस तक पहुंचता है। रेलवे स्टेशन से रॉयल हाउस तक की ये यात्रा है वैसे तो, वडनगर से व्हाइट हाउस की ये यात्रा है वैसे तो। दिल्ली के संसद में आज जो हम प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, पिछले 12 साल जब नरेंद्र भाई यहाँ सीएम थे, तब बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे लेक्चर्स उनके सुने मैंने। तो प्यार तो उसे सारा देश करता है, लेकिन इस प्रोग्राम के ज़रिए इतना संदेश है कि अगर कठोर परिश्रम कोई करे तो उसका कोई विकल्प नहीं है, और उसका दूसरा नाम है नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे साईराम दवे जी,
जो नमोत्सव के माध्यम से प्रधानमंत्री के जीवन दर्शन के साथ साथ उनके संघर्ष और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। और आज नमोत्सव महज एक आयोजन नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने का भी एक बड़ा माध्यम बन गया है। गुजरात के अहमदाबाद से कैमरा पर्सन संदीप कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज। इधर इंग्लैंड ने मेलबर्न में खेले गए एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच को 4 विकेट से अपने नाम कर लिया है। इंग्लैंड ने ये टेस्ट मुकाबला महज 2 दिन के अंदर जीत लिया। इंग्लैंड को दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की ओर से जीत के लिए 175 रनों का लक्ष्य था, जिसे टीम ने 6 विकेट खोकर 178 रन बनाकर हासिल कर लिया। इंग्लैंड की ओर से दूसरी पारी में सबसे ज्यादा 40 रन जैकब बैथेल ने बनाए, वहीं बेन डकेट ने 34 रन की पारी खेली। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी दूसरी पारी में 132 रन पर सिमट गई थी। इंग्लैंड की ओर से दूसरी पारी में ब्राइटन कास ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, जबकि बेन स्टोक्स ने 3 विकेट लिए। वैसे एशेज सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया पहले ही कब्जा जमा चुकी है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 3-1 से आगे है और इंग्लैंड की ये जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि टीम ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर जनवरी 2011 के बाद से पहली जीत हासिल की है। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।